आंटी मम्मा ने अपने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद करके कुंडी लगा ली है। मैंने बहुत नाक किया मगर वो कोई जवाब ही नहीं दे रही। नन्ही सी उजाला ने परेशान होकर फरह का दामन थाम कर कहा, अरे बेटा अचानक क्या हो गया, सब खैर तो है? फरह ने परेशान होकर अपनी बिल्डिंग में रहने वाली इस प्यारी सी बच्ची से पूछा। मुझे नहीं पता, वो सामने वाली नुशाबा आंटी हैं ना, गुस्से में हमारे घर आई। पता नहीं किस बात पर इनकी मम्मा से लड़ाई हुई। इनके जाते ही मम्मा ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। उजाला ने अटक अटक कर बताया, अच्छा चलो मैं चलकर देखती हूँ। फरह ने हैरानी से कहा और फूले गालों और शुरू होंठों वाली प्यारी सी बच्ची को थपका, जी चले। सनी भैया क्रिकेट खेलकर वापस आए तो वो भी बहुत देर तक दरवाज़ा नॉक करते रहे मगर मम्मा कोई जवाब ही नहीं दे रही। भैया ने ही परेशान होकर मुझे आपके पास भेजा। उजाला ये सब बताते हुए रो दी। फरूह को इस रोती बच्ची पर तरस आया, फौरन चिमटा लिया। कुछ समझ में नहीं आ रहा मसला क्या है, फरूह सोचती हुई अपने फ्लैट का दरवाज़ा बंद करके इसके साथ बाहर निकल गई। सेकंड फ्लोर की सीढ़ियां चढ़ते हुए वो परेशान होती रही। ऊपर पहुंची तो जुनैरा के फ्लैट के बाहर सोनी को दरवाजे से टेक लगाए खड़ा पाया। फरह इनके साथ घर में दाखिल हुई। जुनैरा के बेडरूम के दरवाजे पर दस्तक दी मगर कोई जवाब न आया। इसने कान लगाकर सुनना चाहा, कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। वो अब कंफ्यूज होने लगी। आखिर जुनैरा के साथ ऐसा क्या हुआ? नुशाबा तो इसके कॉलेज के ज़माने की दोस्त थी, दोनों के इतने अच्छे ताल्लुकात रहे। इनफैक्ट दोनों घरानों का एक दूसरे के यहाँ अब हर वक्त आना जाना था। फिर ऐसा क्या हुआ जो नौबत लड़ाई तक आ पहुंची? फरोह ने खुद गुलामी की, आंटी प्लीज़ मम्मा को कहे ना वो दरवाज़ा खोल दे। सनी ने इसे हिलाया तो वो अपनी सोचों से बाहर आई। अच्छा बेटा कुछ करते हैं, फरोह ने इसे अचानक इसके तसल्ली जहन में एक तरकीब आई। वो सनी के साथ दौड़ी दौड़ी अब वापस अपने घर आई और सेल फोन उठाया। चलो तुम्हारी मम्मा का नंबर मिलाते हैं, इसने अपनी फूली हुई सांसों पर काबू पाते हुए कहा और जुनैरा का नंबर मिलाया। उन्होंने कमरे के दरवाजे पर कान टिका दिया। अंदर से हल्की हल्की बेल जाने की आवाज़ आई। दोनों बच्चे उम्मीद भरी नज़रों से दरवाजे की तरफ देखने लगे। शुक्र है बेल तो जा रही है, फरूह को तसल्ली हुई। जोनी प्लीज़ फ़ोन उठाओ। फरूह ने खुद कलामी की। फ़ोन मुसलसल बज रहा था मगर कॉल रिसीव नहीं की गई। इसने 4-5 बार ट्राई किया मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। थक हार कर दोनों बच्चों को लेकर टीवी लाउंज के सोफे पर जाकर बैठ गई। बेटा लगता है किसी को बुलवा कर ताला तोड़वाना पड़ेगा। ये बताओ तुम्हारे पापा कब तक आएंगे? फरूह ने कुछ सोच कर पूछा। वो किसी के घर में इतनी मुदाखलत करते हुए डर रही थी मगर यहाँ मसला अपनी एक इंसानी जान का भी था। फरूह आंटी पापा तो 1 हफ्ते के लिए ऑफिस की तरफ से इस्लामाबाद गए हुए हैं, उजाला ने होंठ लटका कर बड़ी मासूमियत से बताया। अचानक इसका मोबाइल बज उठा। वो सब चौंक कर उठे। अरे ये तो जनारा का फ़ोन है। इसने जल्दी से कॉल रिसीव की। बच्चे बेकरारी से इसे माँ से बात करता देख रहे थे। जोनी सुनो, हाँ मैंने ही तुम्हें फ़ोन किया था, मैं यहीं हूँ, प्लीज़ दरवाज़ा तो खोलो। फरूह शायद कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी। बच्चे यूँ सुनने लगे जैसे बेजान मूरत बन गए। देखो जो भी मसला है बैठकर बातचीत से सुलझाया जा सकता है, यूँ बच्चों को परेशान करके तुम्हें क्या मिल जाएगा? फरूह ने इसे समझाते हुए डांट पिलाई। इस पर फरूह की नरमी और गर्मी का असर हुआ। ठक ठक की आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुला। दोनों बच्चे भागकर माँ से लिपट के ज़ारों की तार रोने लगे। जुनैरा भी घुटनों के बल बैठी इनको अपने साथ चिमटाए रोई जा रही थी। फरूह ने बड़ी तगो-दूध के बाद इन सबको अलग किया, पानी पिलाया। उजाला और सनी को इनके कमरे में भेजा और जुनैरा के किचन में जाकर 2 कप चाय बनाई और इसके करीब सोफे पर बैठ गई। वो जाने किन सोचों में खोई हुई थी, इसके बराबर बैठने पर भी ना चौंकी। जोनी क्या हुआ है? फरूह ने हमदर्दी से इसके कंधे पर हाथ रखा। वो एकदम इसके गले से लगकर फूट-फूट कर रोने लगी। फरूह के हाथ पांव दोबारा फूल गया। हर दिल की भड़ास निकल गई तो वो थोड़ी नॉर्मल हुई। फरूह भाभी आपको मेरे रवैये से बड़ी उलझन हो रही है ना? आप सारी बात जानने के लिए बेकरार होंगी। जुनैरा ने चाय का घूंट भरा और हलाओं को तकते हुए पूछा। हाँ तुमने बिल्कुल सही समझा के वो एक ही जगह पर रहने की वजह से हमें खासी बेतकल्लफ़ी है, पर तुमने कभी अपने दिल की बात मुझसे नहीं की और ये बात है कि मैंने हमेशा तुम्हारी हंसी के पीछे छुपे दुख को पहचाना। अब अगर तुम्हारी मंशा हो तो अपने दिल का बोझ हल्का कर सकती हो। फरूख ने अपनाइए से इसके हाथ पर हाथ रखा तो हैरत से उछल पड़ी। जोनी को गोरी गोरी कलाइयाँ सुरख गुलाब और सफ़ेद मोतियों के गजरों से सजी हुई थी। ये फरूख ने पूछा तो अजियत से गुलाब की पत्तियां नोचते हुए मुस्कुरा दी। यही तो मेरी जिल्लत की वजह बने। मासूम सी ख्वाहिश पूरी करने की तगदूद में अपने ऊपर खताकार का लेबल लगवा लिया। गलती भी मेरी थी, जुनैरा ने निगाहें चुराते हुए कहा। फरूख का जहन अब काफ़ी मुंतशिर हो चुका था। वो जल्द से जल्द ये इक़्दा हल करना चाहती थी। जोनी मुझे कुछ समझती हो तो मुझसे वो सारी बातें शेयर करो जिनकी वजह से तुम्हारी और निशाबा के बीच झगड़ा हुआ। फरूख ने इज्जत छोड़कर कहा, हाँ मुझे भी आज एक हमदर्द की ज़रूरत है जिससे मैं अपने दिल की बातें कह सकूँ। मेरी बर्दाश्त भी जवाब दे चुकी है। जुनैरा ने अपने सुनहरी बालों को समेट कर जोड़े की शक्ल दी। फरूख ने इसे बगौर देखा। वो इस बिल्डिंग की सबसे खूबसूरत औरत थी। गुलाबी रंगत पर बड़ी बड़ी सुरमई आंखें जिन पर छाई उदासी हर एक को अपनी तरफ राग़िब करती। मुतनासिब हदुखाल वो भला की पुरकशिश थी। पहले तो ये बताओ कि तुम अपने कमरे में क्यों बंद है किया? फरूख ने वो सवाल पूछ लिया। इसके जहन में कलबला रहा।
نشابہ نے اجالا کے سامنے مجھ پر جو الزامات لگائے، اس کے بعد میرا حوصلہ ہی نہیں ہوا اپنی بیٹی سے نگاہیں ملا سکوں، بچوں کا سامنا کر سکوں۔ یہ تو آپ کی بروقت آمد ہوئی تو بڑی مشکل سے خود کو باہر آنے کے لیے قائل کیا۔ زنیرہ پھر کھونے لگی۔ کیا مطلب؟ نشابہ نے تم پر الزامات لگائے، وہ تو تمہاری اچھی دوست تھی، پھر جھگڑا کیوں ہوا؟ آخر ایسی کی بھی کیا بات ہو گئی جو یوں فرح کے اندر کے تجسس نے اسے چین نہیں لینے دیا؟ جلدی جلدی سوال کی بھرمار کر دی۔ اچھا تو سنیں، میرے شوہر عمران اوصاف کی زندگی میں ایک اور عورت ہے۔ وہ اذیت سے آنکھیں مچ کر بولی۔ اس کے انکشاف پر فروغ نے اسے دہل کر دیکھا۔ اتنے سال ساتھ رہنے کے باوجود ان لوگوں کو اس بات کا پتہ نہیں چل سکا۔ کیا مطلب؟ تم عمران بھائی کی دوسری بیوی ہو؟ نہیں، وہ ہکلائی۔ نہیں، میں ان کی پہلی اور اکلوتی بیوی ہوں، مگر روشنا ان کی محبت ہے جس کے پاس وہ اسلام آباد دوڑ دوڑ کر جاتے ہیں۔ زنیرہ نم آنکھوں کے گوشوں کی انگلی سے پوچھنے لگے۔ مگر وہ جالا تو کہہ رہی تھی کہ پاپا آفس کے کام سے گئے ہوئے ہیں۔ فرح کو یقین نہیں آیا تو تصدیق چاہی۔ جی، بچوں سے یہ بات چھپائی گئی ہے۔ کیا کروں؟ سچ بتا کر ان کے دماغ میں ابھی سے باپ کے خلاف کر ڈالوں؟ میں اپنے بچوں کی شخصیت کو مٹا ہوا نہیں دیکھنا چاہتی۔ زنیرہ کا لہجہ تھکا تھکا سا تھا۔ یہ روشنا کون ہے؟ فرح نے دانت کچکچا کر روشنا کہا۔ اسے زونی پر بہت ترس آیا۔ روشنا عمران کی کزن ہے، مجھ سے شادی سے قبل ان کی انگیجمنٹ ہوئی تھی۔ وہ ایک دوسرے کو بہت چاہتے تھے۔ اچانک دونوں کی فیملی میں زمین کے تنازع پر جینا مرنا ختم ہو گیا۔ یوں عمران کے گھر والوں نے روشنا سے بھی رشتہ ختم کر دیا۔ وہ بہت روئے بیٹے کو، مگر ان کے خاندان ان کی عزت کا واسطہ دے کر خاموش کرا دیا گیا۔ میری مرحومہ ساس نے جلد ہی عمران کے لیے لڑکی تلاش کرنے کی مہم شروع کر دی۔ میں اور میری منجلی نند شادیہ ایک ہی کالج میں پڑھتے تھے۔ آنٹی ایک دن کسی کام سے وہاں آئیں تو مجھ سے ملاقات ہوئی۔ انہیں میری خوبصورتی نے بہت متاثر کیا۔ رشتہ لے کر ہمارے گھر پہنچ گئی۔ عمران سب کو پسند آ گئے۔ تھوڑی چھان بین کے بعد ہاں کر دی گئی۔ یوں میری ان سے شادی طے ہو گئی۔ میری ان کی پروجاہت شخصیت اور میری سہیلیوں کی گدگداتی باتوں نے میرے دل کی دنیا بدل دی۔ آنکھوں میں پیا ملن کے خواب سجائے میں عمران کی زندگی میں شامل ہوئی۔ اچھا تو عمران بھائی کیسے نکلے؟ فرح کا تجسس عروج پر تھا۔ ویسے تو شادی کے بعد میں ان میں کوئی کمی نہیں پائی سوائے محبت کے۔ وہ اس معاملے میں عجیب خشک مزاج آدمی ثابت ہوئے۔ انتہا سے زیادہ خشک مزاج۔ میرے ساتھ ان کا رویہ اکھڑا اکھڑا سا رہا، مگر ایک چیز بڑی امیزنگ لگی۔ زنیرہ نے پھیکی سی مسکراہٹ سے چہرے پر سجائی فرح کو دیکھا۔ اچھا وہ کیا؟ فرح کی محویت ٹوٹی۔ عمران کی اپنی ذات سے محبت؟ وہ ایک دم بے چینی سے بولی۔ اپنی ذات سے محبت؟ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ فرح نے کنفیوز ہو کر اس سے سوال کیا۔ شادی کے چند دنوں بعد میں ڈریسنگ ٹیبل پر اپنی کاسمیٹکس سجانے لگی تو وہ وہاں پہلے ہی کافی ساری مردانہ کریموں کو رکھا دیکھ کر حیران رہ گئے۔ یہ کون استعمال کرتا ہے؟ میں نے چھوٹی نند سامیہ سے پوچھا۔ ہمارے بھائی عمران بھائی۔ بھابھی ایک بات یاد رکھیے گا، وہ اپنی اسکن کے بارے میں بہت حساس واقع ہوئے ہیں، اس لیے ان کو کوئی بھی چیز یہاں سے وہاں نہیں ہٹائیے گا۔ اس نے بڑے فخر سے بتاتے ہوئے مجھے تنبیہ کی تو میں نے گھبرا کر اپنی چیزیں واپس لے جا کر دراز میں رکھ دیں۔ اچھا ایک بات اور، بھائی صفائی کے معاملے میں بہت کانشیس ہیں۔ اگر کوئی ان کا تولیہ استعمال کر لے تو وہ بری طرح چڑ جاتے ہیں۔ سامیہ نے باہر جاتے ہوئے پلٹ کر کہا۔ میں نے گھبرا کر وہ تولیہ رکھ دیا جس سے ہاتھ پونچھنے والی تھی۔ شروع میں ہی ایسی باتیں سن کر مجھ پر ایک رعب طاری ہو گیا۔ میں ایک دم الرٹ پوزیشن میں رہنے لگی۔ خیر زندگی معمول کی طرف بڑھنے لگی۔ جلد ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ انہیں مجھ سے ذرا سا بھی لگاؤ نہیں یا محبت نہیں ہے، بلکہ وہ مجھے بے عزت کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ زنیرہ یہ میرا تکیہ ور دبا کیسا ہے؟ عمران نے سفید گلاب کو چٹکی سے پکڑ کر میرے سامنے لہرایا۔ چیخ کر بولے۔ ان کا منہ اس وقت غصے سے لال ہو رہا تھا۔ جی وہ بالوں میں تیل لگایا تھا، غلطی سے سر کے نیچے آپ کا تکیہ رکھ لیا۔ میں نے بالوں میں ڈھیر سارا تیل لگا کر مساج کیا تھا۔ بے خیالی میں ان کا تکیہ رکھ کر ہی لیٹ گئی۔ اٹھو۔ میں جو بستر پر سونے کے لیے لیٹ چکی تھی سنی انسنی کر رہی تھی۔ سنا نہیں تم نے میں نے کیا کہا؟ اٹھو۔ میں ان کے انداز پر ڈر کر بستر سے باہر نکل آئی۔ جاؤ اس کو ابھی دھو کر ڈالو۔ آئندہ خیال رکھنا۔ ان کے انداز میں اتنی حقارت تھی کہ میرا دل ہی ٹوٹ گیا۔ واش روم میں تکیہ کا غلاف دھوتے ہوئے میرے آنسو بہہ نکلے۔ یہی بات آرام سے بھی بتائی جا سکتی تھی، مگر ان کے دل کا غبار صرف مجھ پر ہی نکلتا۔ اس طرح کے کئی واقعات آئے دن ہوتے رہتے۔ ان کی ہر بات میں طنز ہوتا۔ میں اپنے کمرے میں ہی ڈر کر رہتی، کوئی چیز خراب نہ ہو جائے، بستر گندا نہ ہو جائے، کوئی چھوٹی سی بات عمران کا موڈ آف نہ ہو جائے۔ اس وقت تک مجھے یہ بات نہیں پتا تھی کہ وہ روشنا سے بچھڑنے کا بدلہ گھر والوں کی جگہ مجھ سے لے رہے ہیں۔ ذہن میں پڑنے والے ہر وقت کے پریشر کی وجہ سے میرے سر میں درد رہنے لگا۔ میری عقل حیران تھی کہ یہ ایک ایسا شریک حیات ہے جسے اپنی بیوی سے رتی بھر بھی لگاؤ نہیں، پر کسی سے کہتی بھی تو کیا؟ سننے والا یہی کہتا کہ نہ تمہارا شوہر مارتا پیٹتا ہے، روپیہ پیسہ کی تنگی ہے تو پھر کیسی شکایت؟ زنیرہ نے ٹھنڈی سانس بھری تو فرح نہ سمجھنے والے انداز میں اسے دیکھا۔
ओह! अच्छा, अफ़सोस की बात है। वैसे बाज़ार इमरान भाई ऐसे लगते तो नहीं। ज़ुनैरा की कथा सुनकर फ़रह को अफ़सोस हुआ। पड़ोसी होने की वजह से इसका इमरान से अक्सर टकराव हो जाता था। वो तो खुद इसकी पुरअसर शख्सियत से मुतासर रहती। ज़ाहिर तो वो इसे नरम तबीयत का ही लगा मगर हकीकत कुछ और ही निकली। हमारे दोनों बच्चों की आमद से भी इनके मिज़ाज पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अचानक ससुर का इंतकाल हो गया, ये ऐसा मौका था, सारा ख़ानदान उमड़ पड़ा। इस वक़्त पहली बार मुझे रुशना के बारे में पता चला जब मैंने अपने शौहर को इसके आगे-पीछे होते देखा। भाभी इस रुशना से इमरान भाई को बचा कर रखना, ये इनके पीछे पागल है। इतनी उम्र हो गई, शादी भी नहीं की, अब दूसरों का घर खराब करेगी। मेरी नंद शादिया ने सारा मलबा रुशना पर गिराया और बकती-जुगती वहाँ से चली गई। दोनों खानदानों का मेल मिलाप क्या हुआ, इमरान की पुरानी मोहब्बत जाग उठी। अब वो बिज़नेस का बहाना बनाकर महीने 2 महीने 1-2 दिन के लिए इस्लामाबाद का चक्कर लगाने लगे। मैं पूछती तो वो टाल जाते। तुमने इनसे इस मसले पर बात नहीं की? फराह ने पूछा। मुझे आपका यूँ दौड़-दौड़ कर इस्लामाबाद जाना अच्छा नहीं लगता। मैंने एक दिन तंग आकर कहा। इनका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। प्लीज़ हुनैरा, मैंने सिर्फ बच्चों की वजह से तुम्हें रखा हुआ है, वरना 3 बोल बोलना कोई मुश्किल बात नहीं। इमरान का गरूर भरा लहजा मेरे दिल को शदीद ठेस पहुंची। इस रात पहली बार मैंने रुशना को खूब बुरा भला कहा। उन्होंने ये बात बहुत बुरी लगी। एक हफ्ता मुंह फैलाए रखा। इसके बाद उन्होंने एक अजीब रूटीन बना ली। ऑफिस से इनकी वापसी रात ये होती। अक्सर तो मैं इंतज़ार करते-करते सो जाती। मैंने क्या पहना, कैसी लग रही हूँ, क्या पकाया, इनको ऐसी बातों से कोई मतलब नहीं था। मेरे मामले में वो जैसे पत्थर बन गए। ज़ुनैरा एकदम गुलूगैर लहजे में बोली। फ़रह का दिल भी दुख गया। वो इसको तसल्ली देने लगी। ओह! ये तो बहुत गलत बात है। फ़रह ने ठंडी साँस भरी। मैं इन्हें रुशना के चुंगल से निकालना चाहती थी। उस पर खुसूसी तवज्जो देने लगी। इमरान के इर्द-गिर्द घूमती, बहुत बर्दाश्त से काम लेती, पर सब बेकार। इमरान की ज़िंदगी में सिर्फ़ एक औरत थी, रुशना। दोनों घंटों फ़ोन पर बातों में मशगूल रहते। मैं थक-हार खामोश रहने लगी। ये तो बड़ा जुल्म है, फ़राह ने इज़हार अफ़सोस किया। आप भी एक औरत हैं, जानती होंगी कि औरत के लिए शौहर की मोहब्बत और तवज्जो क्या मायने रखती है। मगर वो इसकी खूबसूरत सुरमई आंखें गुलाबी होकर दिलकश लगने लगीं। रुखसारों पर बहते आंसू। फ़राह को इमरान की बदकिस्मती पर अफ़सोस होने लगा, जो इतनी अच्छी बीवी को अपने प्यार से महरूम रखे हुए था। इमरान भाई को रुशना इतनी अज़ीज़ थी, तो इससे शादी मेरा मतलब ऐसे सिर्फ़ दोस्ती रखना? फ़राह ने बड़ी मुश्किल से ये सवाल किया। शादी ना करने की 2 वजूहात थीं। एक तो ये कि वो कितने खुदपरस्त हैं, इनकी जो मोहब्बत का चार्म और ख़ुसूसी तवज्जो मिल रही थी वो ख़त्म हो जाती। दूसरे इस बात का भी ख़ानदान के चंद लोगों को ही अंदाज़ा है, इमरान में इतना हौसला नहीं कि इतना बड़ा कदम उठाने के बाद अपनी बरादरी वालों को फ़ेस कर सकते। ज़ुनैरा ने वजह बताई। चलो छोड़ो, होते हैं कुछ लोग ऐसे भी जिन्हें अच्छी चीज़ों की कदर नहीं होती। फ़राह ने इसके कंधे पर हाथ रख कर तसल्ली दी। मैं भी सोचती हूँ कि भले इमरान मुझे मारते-पीटते मगर अपने हाथों से मेरे ज़ख्मों पर प्यार से मरहम लगाते तो मैं खुशी-खुशी इनके हाथों पिट भी जाती। इसने इतनी मासूमियत और मज़लूमियत से कहा कि फ़राह की आंखें भर आईं। इनकी बेरुखी, अदम तवज्जोही मुझे अंदर ही अंदर काटे जा रही थी। ख़ास तौर पर जब वो बच्चों से भी खींचे-खींचे रहते तो मुझे बहुत बुरा लगता। हम एक अब नॉर्मल ज़िंदगी गुज़ार रहे थे। मुझे अपने ही बच्चों पर तरस आने लगता। इसी वजह से जब भी किसी ड्रामे, फ़िल्म या रिश्तेदारों के घर जाती, पूरी फ़ैमिली को यकजा हँसता-खेलता देखती तो मेरा डिप्रेशन बढ़ जाता। सोच-सोच कर इस मामले में मैं जुनूनी होने लगती। बच्चे भी बाप से कटे-कटे रहते। हमारे घर का माहौल बिल्कुल रवायती नहीं था। ज़ुनैरा ने माथे पर उँगली रख कर कहा और किचन की तरफ चल दी। फ़राह खामोशी से इसकी हालत के बारे में सोचने लगी। उस दौरान एक-एक कप चाय और बना लाई। इन सारी बातों का तुम्हारे कमरे में बंद होने और नौशाबा से होने वाले झगड़े से क्या ताल्लुक है? फ़राह ने घड़ी पर नज़र डाली। अभी इसको रात के खाने का भी कुछ करना था, इसलिए चाय का घूँट लेकर बोली। अगर मैं आपको पस मंज़र न बताती तो आप भी शायद मुझे ही गलत समझतीं। ज़ुनैरा ने सादगी से कहा तो फ़राह ने इस बात में सर हिला दिया। अच्छा, जहाँ सत्यानाश वहाँ सौ सवा सत्यानाश। अब तो पूरी कहानी सुनकर ही जाऊँगी, फ़राह ने मुस्कुरा कर कहा। जब मैं शादी के 5 साल बाद यहाँ शिफ्ट हुई तो इत्तेफ़ाक से मेरी मुलाकात नौशाबा से हुई। वो मेरी कॉलेज की दोस्त थी। इसकी शादी मुझसे पहले हुई थी। हमारी काफ़ी अच्छी दोस्ती थी, इसलिए इसकी पूरी फ़ैमिली मुझे पहचानती थी। वो माज़ी में खो गई। हाँ, मैं जानती हूँ। फ़राह ने जल्दी से हामी भरी। बस शायद नौशाबा की पड़ोसन बनने के बाद मेरी तशन्नुगी में इज़ाफ़ा हुआ। मुझे अपनी ज़िंदगी में एक बड़े हला का एहसास ज़्यादा होने लगा। ज़ुनैरा ने ठंडी सांस भर के बताया। प्लीज़ ज़ुनैरा, अब ये सस्पेंस ख़त्म करोगी? इसके अंदाज़ बयां पर फ़राह ने झड़का और सामने लगी वॉल क्लॉक में वक्त देखा जो भाग रहा था। जी, मेरे ड्राइंग रूम की खिड़की इस तरह से है कि वहाँ से नौशाबा के घर का टीवी लाउंज का कुछ हिस्सा नज़र आता है। अक्सर बेख्याली में मेरी निगाह भटकती और मैं मुनीर भाई को निशाबा के साथ चौंचले करते देखती। अक्सर वो ऑफिस से वापसी पर फूलों के गजरे खरीद कर लाते, छेड़छाड़ करते हुए कभी-कभी इसे खुद ही पहना देते। वो अपने बच्चों को गोद में बिठाते प्यार से
ان की मासूमाना बातें सुनती। छुट्टी वाले दिन अक्सर मुनीर भाई अपने बड़े भाई की साइकिल चमकाने में इसकी मदद करते तो मेरा दिल कच्ची कच्ची हो जाता। मैं बच्चों और घर के बेहतर माहौल के हर एक बार फिर इमरान की जानिब बढ़ी, मगर वो तो अपनी पुरानी मोहब्बत के मातम में मसरूफ़ थे। बात सुने, क्या आज आप वापसी पर मेरे लिए फूलों के गजरे ले आएंगे? मैंने एक दिन हिम्मत करके इमरान से फरमाइश की। पागल तो नहीं हो गई हो, बुढ़ापे में ये चोंचले? इमरान ने ऊपर से नीचे तक तमस्सुर उड़ाती निगाहों से मुझे देखते हुए कहा। अब मेरे पास इमरान से कहने के लिए कुछ नहीं बचा। ये भी ना कह सके तुम क्यों इतने जवान बनकर इस्लामाबाद दौड़े चले जाते हो, जबकि अब तो रुशना की शादी भी तय हो गई है। रुशना की शादी? फरक को एक और झटका लगा। जी, इतने साल शराब के पीछे भागने के बाद शायद उन लोगों ने अकल के नाहन लिया और रुशना का रिश्ता तय कर दिया। इमरान बड़े चिड़चिड़ाते हुए इसी शिरकत करने गए हुए हैं। बुलावा तो हम सब का था, मगर मैंने साफ मना कर दिया। जिस लड़की की वजह से मैं इतने सालों दुखों की अथाह गहराइयों में डूबी रही, मैं इसकी खुशियों में किस दिल से शिरकत करती। वो साफ गोई से बोली। ओ चलो, सर से बला तो टली। फरहा ने सुकून का सांस लिया। पता है, मैं बरसों से ऐसी जिंदगी के ख्वाब देखती आ रही थी जैसे मुनीर भाई और नौशाबा गुजारते आ रहे हैं। तुम इन लोगों को देखकर जलती बढ़ती रहती थी। फरहा को इसकी कहानी का ये मूड कुछ अजीब लगा। इसने मुजरमों की तरह सर हिलाया। ये कोई अच्छी बात नहीं, पर एक तराफ करना चाहती हूँ। मैंने अपना मामूल बना लिया। जब भी मुनीर भाई ऑफिस से वापस आते ही इस खिड़की से इन दोनों को देखती। आप यकीन माने, मेरी कोई बुरी नीयत ना थी और ना ही दिल में कभी मुनीर भाई के हवाले से कोई बुरा ख्याल आया। मैं तो इन दोनों का बहुत एहतराम करती थी, बस वो मुझे दुनिया के सबसे पुरकशिश मर्द दिखाई देते। जुनैरा ने खिड़की की तरफ बगौर देखा जो अब बंद थी। दोनों जो बातें तुम कर रही हो वो कोई भी सुनेगा तो तुम्हें गलत ही समझेगा। किसी ना महरम के लिए इतनी पसंदीदगी कोई अच्छे मानों में नहीं आती। फरहा ने इसको डराया। मैं बता तो रही हूँ, मुनीर भाई के लिए मेरे जज्बात पाकीज़ा और बेगर्ज थे। जैसे कोई अच्छी चीज़ आपको भा जाती है, वैसे वो भी मुझे अच्छे लगते। जुनैरा ने अपने कटावदार होंठों को चबाते हुए सफाई दी, मगर फरहा को जोर का ठसका लगा। क्या कह रही हो जुनैरा? मुनीर भाई दुनिया के सबसे पुरकशिश मर्द? फरहा ने जुनैरा को यूँ देखा जैसे इसकी ज़हनी हालत पर कोई शुबा हो। यकीन कीजिएगा, मेरे दिल में कोई बुराई नहीं है। यूँ कह सकते हैं अपने घर वालों के साथ इनकी मोहब्बत और फ़िक्रमंदी ने मेरी निगाहों में इनका रुतबा बुलंद कर दिया। कभी जब भी कोई चीज़ अच्छी पकाती तो लेकर जाती तो रुशाबा मुझे चाय पर रोक लेती। बच्चे भी इनके बच्चों के साथ खेलते, हम काफ़ी वक्त वहाँ गुजारने लगते। इन लोगों को मेरे हाथ की पकी चीज़ें बहुत पसंद आती है। वो तारीफ़ करते, मैं खुश हो जाती। इमरान जैसे उतपसंद शख्स ने तो आज तक कभी मुझे सराहा नहीं। मुनीर भाई को भी मेरे पक्के पकाए खाने ही पसंद आते। थोड़ी सी तारीफ पर खुश रहने लगी। मज़ीद जान-फ़शानी से कुछ पका कर इनके यहाँ ले जाती, मगर अब नौशाबा कुछ खिंची-खिंची सी रहने लगी। हाँ, मुनीर भाई का रवैया ही वही मंशफ़ाना था। मुझे नौशाबा के अंदाज़ पर दुख हुआ, इसलिए मैंने वहाँ जाना कम कर दिया। ज़ुनैरा ने एक आह भरी, अच्छा किया। फिर झगड़ा क्यों हुआ? फरहा ने बगौर देखा। वो उँगलियाँ मसल रही थी। मामला परसों से बिगड़ना शुरू हुआ है। मैंने गाजर का हलवा बनाया तो ख़याल आया कि नौशी को पसंद है, बस एक बाउल में इसके लिए ले गए। मुनीर भाई ने तो खूब वाह-वाह करके खाया। नौशी अलबत्ता खामोश रही। अगर मुझे इस वक्त अंदाज़ा होता कि इसके दिल में किसी किस्म के शकूक पल रहे हैं तो अपना मुंह बंद रखती, मगर हलवा खाकर मुनीर भाई ने खूब वाह वाह की और पूछा, क्या इनाम लोगी? जुनैरा की आंखें एकदम भर आईं। तुमने क्या कहा? फरह को यकीन था कि मैं यही कोई बेवकूफ़ी की गई है। यकीन करें, मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं कहा, ना ही कोई गलत इरादा था। बस पता नहीं कैसे बेइरादा ही मेरे मुंह से निकल गया और वो ही बात नौशी के दिल पर जा लगी। जुनैरा मुसलसल फरह का हाथ थामे एक ही बात रट्टे जा रही थी। आंसू इसके हसीन रुखसारों पर बहने लगे। ऐसा क्या मांग लिया? बताओ ना, तुमने मुनीर भाई से मांगा? फरह को जवाब सुनने की बेचैनी रही। मैंने इनसे कहा। जुनैरा कुछ सोचकर खामोश हो गई। हाँ, क्या कहा? प्लीज़ बताओ, फरह बेताबी से बोली। मैंने इनसे कहा कि वो मेरे लिए भी मोतिया के गजरे ले आएं। जुनैरा के चेहरे पर शर्मिंदगी की लाली छा गई। इसकी नज़रें झुक गई, सुर्ख होंठ कपकपा उठे। क्या तुमने मुनीर भाई से ये फरमाइश की? ना चाहते हुए भी फरह की चीख निकल गई। जी, बस पता नहीं कैसे मेरे मुंह से ये बात निकल गई। मुनीर भाई लम्हे को चुप रहे, अलबत्ता नौशी का मूड साफ हो गया। इसने जरा करना चाही, मगर मुनीर भाई ने बात ख़त्म कर दी, क्योंकि वो मुझे अपनी साली समझते हुए हंसी मजाक में बात को उड़ाते वहाँ से चले गए। मैं जब घर वापस आने लगी तो नौशी साथ खफा थी। जुनैरा एकदम मतवश होकर बोली, तुम्हारी इस बात पर क्या वो खुशी से झूमती? जोनी, तुम्हें इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि इस मामले में हर औरत का मिजाज यकसां हो जाता है। फरहा ने इसे समझाना चाहा। जी, मुझे भी लगा मेरे मुंह से निकली बात गैर मुनासिब है, इसलिए वहाँ कभी ना जाने का फैसला किया। मगर गजब यह हुआ कि आज जब मुनीर भाई ने मेरी फरमाइश पूरी कर दी तो नशी तनफन करती मेरे घर आई। इसके हाथ में अखबार का टुकड़ा था जिसमें
जिस में से बीनी बीनी गुलाब और मोती की खुशबू उठ रही थी। इसने कागज से वो गजरे निकालकर मेरे मुंह पर दे मारे। इसके बाद इसने मुझे बदकिरदार औरत का लक़ब दिया, ऐसी औरत करार दिया जो इसके शौहर को फंसाने की कोशिश कर रही है। इसके शौहर पर डोरे डालने की वाली नागन कहा। मैंने बहुत चाहा इसकी गलतफहमी दूर करूं कि मुझे इसके मियाँ से कोई वास्ता नहीं, पर वो मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही ना हुई। अब आप बताइए मैं क्या करती, अपने बच्चों का सामना कैसे करती? जुनैरा के सवाल पर फरहान इसे देखकर रह गई। वो इसे एक मासूम सी बच्ची लगी, बेरया बेगर्ज शफ़ाफ़ आँखों वाली बच्ची। फराह का दिल में अंदेशे जाग उठे। इसकी महरूमियाँ आज इसे इस मुकाम पर ले आई थी कि वो अपना तमाशा खुद बना रही थी। अपने ख़यालात की रूह में बहती हुई जिस राह पर चल पड़ी थी, इसकी वजह से इसकी शादीशुदा ज़िंदगी भी खतरे में पड़ सकती थी। देखो जोनी, मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन की तरह समझती हूँ, इसलिए बिल्कुल सही मशवरा दूंगी। ये ठीक है कि किस्मत ने तुम्हारे साथ कुछ अच्छा नहीं किया, मगर अपनी महरूमियों के खात्मे के लिए तुमने जो तरीका इख्तियार किया, इसे किसी तरह भी ठीक नहीं कहा जा सकता। बजाय इसके कि तुम अपनी औलाद की तरफ राग़िब होकर इनकी मोहब्बत में गुम हो जाती, तुम दूसरों से प्यार तवज्जो की तलबगार बन गई। मेरी मानो तो ये प्यार और तवज्जो तुम अपने बच्चों में ढूंढना शुरू करो। इनके साथ शाम की चाय पियो, इनको बाहर लेकर घूम फिर आओ, रिश्तेदारों में चले जाओ या इनके घर में इनके दोस्त जमा करके इनकी खुशियों में का सामान करो। अगर तुम्हें शौहर की तवज्जो नहीं मिल पा रही तो इस तरह किसी और की खुशियों पर नज़र रखना हलाकियत के खिलाफ है। दुनिया में ही लोगों के साथ अजीबोगरीब हादसात होते हैं, तुम भी इसे ज़िंदगी का एक हादसा समझकर नज़रअंदाज करो। अपने जवान होते बेटे को अपना सहारा बनाओ, क्योंकि तुम जिस राह पर चल पड़ी हो और वो अपने आप को धोखा और फ़रेब देने वाली बात है। फरहा ने बड़े प्यार से जुनैरा को समझाया। इसके मोमी हाथों में पहने गजरे से नमी से उतारने लगी। इसकी सारी पत्तियां पहले ही जड़ चुकी थीं। देखो जुनैरा, ये मांगे की तवज्जो वक्ती होती है, जैसे शुरू होती है वैसे ही ख़त्म हो जाती है, देर पा साबित नहीं होती, बिल्कुल इन फूलों की तरह। फरहा ने अपनी ज़मीन पर पत्ती पत्ती बिखर जाने वाले गजरों की तरफ इशारा किया। आप ठीक कहती हैं, मैं खुद भी यूँ भागते भागते बहुत थक गई हूँ। अब खुद को मजबूत बनाऊंगी। शराब के पीछे भागने से बेहतर हकीकतों का सामना करना है। वैसे भी अब मेरी ज़िंदगी तो ख़त्म हो ही गई है, मैं अपने बच्चों की तशनगी और प्यास मिटाने वाली हस्ती बन जाऊंगी। जुनैरा ने सारे इलाके की यकीन दहानी कराई। एक बात और याद रखो, परिंदा दिन भर कितना भी आसमान की फुर्सतों में उड़ता है, रात के लौट कर अपने घर ही जाता है। इमरान भाई को भी इस बात का अदराक जल्दी हो जाएगा और तुम लोगों की तरफ ज़रूर लौटेंगे। फरहा ने वहाँ से घर जाने के लिए उठते हुए उम्मीद की शम्मा रोशन करके इसके हाथ में थमा दी। जुनैरा इसके गले लग गई। फरहा इससे इजाज़त तलब करके उठी। सामने से मुनीर अहमद भी कहीं जाने से के लिए अपने फ्लैट के दरवाजे बाहर निकल रहे थे। काले बेजिंग टाले से कदम कद और घुंघराले बालों वाले मुनीर को फरहा ने नज़र पड़कर देखा। ऐसा क्या है इस बदसूरत आदमी में जो जुनैरा जैसी हसीन मोमी गुड़िया से इतना मुतासर है? फरहा ने खुद से सवाल किया। अरे मेरा बच्चा सीढ़ियाँ उतरते हुए थक जाएगा, आज आजा पापा की गोद में। छोटा सा राहील बाप की पुकार पर लपक कर इनकी गोद में चढ़ गया। मुनीर भाई ने इसका मुंह चूम लिया। फरहा ने बगौर देखा। मोहब्बत की ऐसी प्यारी चमक इनके चेहरे से फूट रही थी कि फरहा की आंखें भी हैरान होने लगीं। सच तो है, इंसान का किरदार इसके चेहरे से ज़ाहिर होता है। इनके अंदर की मोहब्बत, नरमी और प्यार ने मुनीर भाई जैसे आम से इंसान को खास बना दिया। तो मेरी प्यारी बहनों, ये था मेरा आज का छोटा सा नावल। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।